हेलो। जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। हम पढ़ रहे थे माइक्रो हम हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा थी चीज़ें आपकी यूटिलिटी, उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता के नहीं, और उपयोगिता की मान्यताएं पढ़ी थी, उपयोगिता के प्रकार पढ़े थे। उपभोक्ता संतुलन को हमने पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने समझा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको हमने समझा था। और इसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्ट थे उनको हमने समझा था। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिए, जिससे आपको आगे जाके किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है। और आज हम पढ़ेंगे, अब से नया स्टेप का लेक्चर वो स्टार्ट होने वाला है। डिमांड, मांग को हम समझेंगे, मांग के विभिन्न प्रकार को हम समझेंगे। मांग तालिका, मांग तालिका हो गया आपका मांग, ठीक है। और इसके मांग का नियम क्या होता है, इनको हम समझेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको भी हम समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आपको इसको स्कैन करना है और आपको पेमेंट करनी है 999 की। ओनली 999 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। 999 की जैसे आप पेमेंट करते हैं, आपको एक ग्रुप में ग्रुप के लिए अगर आपको ज्वाइन होना है, पेड ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है, जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक अपनी पेमेंट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे चैनल पे। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, PDF नोट्स, प्लस में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस, और हमारे द्वारा जितने भी लेक्चर्स होते हैं सारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। तो और एक ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप हाँ, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका डिमांड। डिमांड को हम समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड क्या होती है, मांग को हम समझते हैं। अब मांग क्या होती है, देखो मांग का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझें, मांग का मतलब होता है एक इंसान किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उत्सुकता जो होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी मांग कहलाती है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज अ डिजायर बैक्ड बाय परचेज पावर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। मतलब कि कोई इंसान जो होता है, वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर, निश्चित समय अवधि पर, निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मांग कहते हैं। ये परिभाषा होगी नॉर्मल सी। किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की खरीदे जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। मतलब कोई इंसान किसी भी चीज़ को एक समय पर या फिर एक निश्चित कीमत पर जो खरीदने को तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं, मांग। मांग मतलब कि वो अब किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम डिमांड कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने देखी क्या, आपको मोमोज खाने हैं, तो मोमोज देखोगे तो आप करेगा, आपकी डिमांड उठेगी, हाँ मोमोज खाने। तो क्या करोगे, आप वहाँ से जाके खरीदारी करोगे। मतलब कि क्या करोगे, मतलब कि मोमोज को खरीदोगे। तो जो आपकी कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन जो होती है आपकी, इसको उपभोग बोलते हैं। वो कैसे आती है, आपकी मांग द्वारा। मतलब कि आप जब चाहोगे किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा ही क्या कहलाती है, आपकी मांग कहलाती है। जब अगर खरीदने की इच्छा होगी तभी आप उस चीज़ को खरीदोगे, है ना। और किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा होगी, अगर आप टेक्निकल थोड़ा और जाएँ तो क्या कहलाएगी, अगर आप थोड़ा डीप में जाओ तो क्या बोलोगे, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है, वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। मतलब कि इसको क्या कहता है, इसे क्रय शक्ति द्वारा समर्पित इच्छा के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं कि इंसान जब किसी भी चीज़ की मांग करता है तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ को उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है। ही वांटेड टू परचेज अ सर्टेन थिंग और सर्टेन कमोडिटी, वी कैन से। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम at a certain price, a consumer wanted to purchase a commodity, it's called a demand। means मतलब कोई भी क्वांटिटी, मतलब है ना, कह सकते हैं कि हम डिमांड को हम क्या बोलेंगे, जब इंसान किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उत्सुक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक निश्चित समय पर या सर्टेन पीरियड पर और निश्चित कीमत पर या फिर सर्टेन प्राइस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाना था हूँ। सामने आपको एक छोटी सी तालिका दिख रही होगी, अगर आपको दिख रही है तो थोड़ा इसको थोड़ा ये नीचे चली गई, थोड़ा इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपको सामने दिख रहा होगा प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। जब $1 उस एप्पल की प्राइस है तो आप कितने एप्पल खरीद रहे हो? 10 एप्पल खरीद रहे हो, मान के चलिए। जब $2 पर एप्पल प्राइस है तो कितने एप्पल खरीद रहे हो आप? 8 खरीद रहे हो। 3 है तो 6, $4 है तो 4, और 5 है तो 2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जब $1 था, उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? एप्पल की, तो आप कितने खरीदते हो? एक बार उसको मैं थोड़ा चेंज कर, डॉलर में तो नहीं, रिपो में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम करते हैं, रुक जाइए, रुपए रुपए, ठीक है। ये अगर डॉलर को वहाँ पे मान के चलिए, डॉलर नहीं है, रुपए है, ठीक है। डॉलर रुपए का साइन आपको पता ही है कैसा होता है। जब किसी की कीमत कितने रुपए है? प्राइस ऑफ अ, ठीक है, इसी से समझ लीजिए हम, ठीक है। प्राइस पर एप्पल का मतलब ये होता है कि जब $1 पर डॉलर किसी भी एप्पल का प्राइस है, मतलब अगर आपको एक एप्पल चाहिए तो उसका कीमत कितनी है? $1। तो कितनी खरीद रहे हो आप? कितने कितने खरीद रहे हो आप? 10। 2 हो गई तो 8, $3 होगी तो 6 एप्पल खरीद रहे हो, 4 हो गई तो $4 खरीद रहे हो, $5 हो गए पर एप्पल की कीमत, तो कितनी खरीद रहे हो आप एप्पल? 2। तो ये क्या दिखा रहा है आपका? ये आपकी क्या दिखा? डिमांड दिखा रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको डिमांड क्या होती है? देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। मतलब कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे मैं मान के चलो किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मतलब जैसे कोई भी आप सामान खरीदने चले गए, ठीक है। पहले आप उसकी कीमत ₹30 किलो रुपये थी, ठीक है। आप होगी वो ₹60 किलो। पहले आप 1 किलो खरीदे थे, ऑब्वियस सी बात है आप आधा किलो खरीदोगे, तो पहले से आप कम खरीदोगे। आपको पता है आपको आपकी इनकम क्या लिमिटेड ही तो है, ठीक है। आप समझते हैं किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, निर्धारक तत्व उसको बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। मतलब कि कब कब हमारी जो डिमांड होती है वो प्रभावित होती है, चेंज होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं होती है। कब हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होते हैं या फिर किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। ये ही प्राइस ऑफ कॉमोडिटी जो होता है, किसी वस्तु की जो कीमत होती है वो ही क्या करती है आगे जाके उस वस्तु की डिमांड की जो परिभाषा होती है, जो मांग की जो नियम होती है उसको परिभाषित करने में सहायता देती है। मतलब कहने का मतलब ये जो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की मांग के बीच में कैसा संबंध होता है? विपरीत, उल्टा संबंध होता है। मतलब कि जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आप क्या करोगे? उस वस्तु को कम खरीदोगे। कम खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, ठीक है। वो भी सही बात है, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ फॉर गुड्स एक्स फॉल्स। मतलब वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग की गई मात्रा के साथ विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि वस्तु एक्स की कीमत बढ़ती है तो वस्तु एक्स के लिए मांगी गई मात्रा गिर जाती है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल की तरह समझाने का प्रयास किया था कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो? उसकी खरीदारी कम खरीद रहे हो। जैसे कि पहले $1 में 10 किलो आप सेब खरीद सकते थे, जैसे, लेकिन $1 जब कीमत थी उसकी, तो क्या कहते हैं, जब एक डॉलर पर किलो की उसकी कीमत थी तो आप 10 किलो खरीद रहे थे एप्पल। जब $2 हुई तो 8 किलो, $3 किलो हुई तो कितने खरीद रहे हो? 6 किलो। $4 हुई तो आप कितने खरीद रहे हो? 4 किलो। और जब ₹4 किलो, $5 किलो डॉलर का प्राइस हुआ तो आप कितने 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 एप्पल खरीद रहे हो? सेब खरीद रहे हो? सिर्फ वो 2 किलो खरीद रहे हो। मतलब कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, 5, वैसे वैसे आपकी जो मांग है, जो आप खरीदने के लिए इच्छुक चीज़ें थी, जो आप खरीदना चाहते हैं, उसको आप कम कर दोगे। 8, 10, 6, 4, 2, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी आपके पास जो पैसा है वो क्या है? लिमिटेड मात्रा में है, और आपको पैसे को सोच समझ के खर्च करना है। अगर सारे पैसे अगर किस पे खर्च कर दो, एप्पल पे, तो आप आगे वाली चीज़ें नहीं खरीद पाओगे। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
अब संबंधित वस्तुओं की कीमत, देखो किसी वस्तु की मांग जो होती है उससे सब संबंधित वस्तु होती है, मतलब कि संबंधित वस्तुओं की होती है, इसकी भी प्रकार होती है, नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन वस्तु होती है आपकी, ठीक है। दूसरा आपका हो गया पूरक वस्तुएं हो सकती हैं, ठीक है। और ठीक है, और भी हो सकती है, बताऊंगा मैं आपको। इधर देख लीजिए आप, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड मतलब कि दो तरह की होती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो गुड्स, चीज़ें तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर बात जब करते हैं, किसी वस्तु संबंधित वस्तु की कीमत की बात करते हैं, तो उस कैटेगरी हम दो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापक वस्तुएं। और दूसरा होता है आपका, क्या होता है, दूसरा होता है आपका आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब कि पूरक वस्तुएं। अब दोनों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापक वस्तु कौन सी होती हैं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं वो समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स, ठीक है। आप समझते, सॉरी, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अनदर प्रोडक्ट बिकॉज दे सर्व अ सिमिलर पर्पस। इन एसेंस दे ऑफर कंज्यूमर्स अल्टरनेटिव व्हेन मेकिंग परचेज डिसीजन। मतलब कि जब आप किसी वस्तु को उस दूसरी वस्तु की जगह पर खरीद सकते हो, वो चीज़ें क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूट कहलाती है। एग्जाम्पल चाय या कॉफ़ी, है ना, हो गया आपका। आप प्रतिस्थापक वस्तु को हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। प्रतिस्थापक वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये समान आवश्यकता या इच्छा को पूरा करती है। ये वस्तु उपभोक्ता की खरीदारी करने के समय विकल्प प्रदान करती है। जैसे कि मान के चलिए, आपका एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, जैसे आप गए चाय पीने के लिए, 10 रुपये गिलास रोज पड़ता था गिलास आपको चाय, ठीक है। आपको नींद बहुत आ रही है और आपको नींद हटानी थी, आपको चाय में भी कैफीन की मात्रा होती है और कॉफ़ी के अंदर भी कैफीन की मात्रा होती है। तो आप क्या करोगे, जैसे अगर पहले 10 रुपये का कुल्हड़ मिल रहा था चाय का, तो आप कितना हो गया है, 20 रुपये का। तो आप क्या करोगे, यार अब तो महंगा हो गया, एक काम करते हैं आप कॉफ़ी पी लेते हैं, कि कॉफ़ी कितने की मिल रही है आपको, 10 रुपये की। समझे नहीं आया, जैसे ही आप चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी की जो मांग हो गई वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की मांग में, कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया ना बढ़ी है ना घटी है। बढ़ी किसकी है, चाय की। तो चाय की मांग जो थी वो ख़त्म हो गई, मतलब कि अब चाय को वो कम खरीदेंगे और अब किसको खरीदेंगे, कॉफ़ी को। समझ आ गया। तो प्रतिस्थापक वस्तु वो वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, चाय कॉफ़ी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। एक बार इसको छोटा सा डायग्राम को बड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारे डायग्राम को। समझ में आ गया, हाँ। आप समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट दैट आर ऑफन कंज्यूम्ड और यूज्ड टुगेदर व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड्स डिक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर गुड्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोग की जाती है। मतलब कि अगर आप इन दोनों, पूरक वस्तु मतलब होती है जब किसी चीज़ को अगर खरीद यूज़ करना है तो आपको दूसरी चीज़ों को भी खरीदना पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल और कार, अगर कार आप खरीदते तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। समझे नहीं आ गया। जैसे कि पेन और उसके अंदर यूज़ होने वाली स्याही, ठीक है, ये क्या रही है, पूरक वस्तु। जो पूरक वस्तु क्या होती है, जो जो किसी वस्तु जो एक जो क्या कहती है, जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है, जो मिलकर किसी वस्तु की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है, पूरक वस्तु कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट दैट ऑफन कंज्यूम नॉट यूज टुगेदर, मतलब दोनों का यूज एक साथ ही कर सकते हो, अलग अलग आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कार आपने खरीद ली तो अगर आपने पेट्रोल डालने के लिए नहीं है तो पेट्रोल को कैसे यूज करो, नहीं कर पाओगे ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये हो गया जो एक दूसरे के साथ मिलकर किसी वस्तु की किसी उपभोक्ता की मांग को पूरा करती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको दे दिया, कार पेट्रोल हो गया आपका, और पेन और इंक का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ये सामने आपको दिख रहा होगा। अब जैसे मान के चलिए, अगर एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरी पूरक वस्तु की मांग ऑब्वियसली घट ही जाएगी। जैसे मान के चलो कि कार की कीमत, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि पेट्रोल है, पेट्रोल के थ्रू आप समझते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो
आप क्या करोगे कि ना पेट्रोल वाली गाड़ी कम खरीदो। आप कौन सी खरीदने के लिए जाओगे? आप जाओगे इलेक्ट्रिक वाली कार्स की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, जो पूरक वस्तु जो कार थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कार थी, उसकी जो मांग थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ इंसान को पता है कि पेट्रोल रोज यूज होता है और आपको पता नहीं रोज कितना यूज होगा। तो उसका खर्चा अगर मान देखा जाए, जो क्या कहते हैं पेट्रोल होगा, बहुत दिन पे दिन अगर उसका यूज़ ढंग से ही नहीं हुआ तो वो खर्चा बढ़ता ही जाता है ना। अब फैक्टर की बात, तीसरा फैक्टर होता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। मतलब कि पहला हमने समझा था किसी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत समझी थी हमने। संबंधित वस्तु में आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और रिलेटेड गुड्स हमने समझा था। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, तीसरा समझते हैं आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। वस्तु उपभोक्ता की आय। देखो, उपभोक्ता की आय वस्तुओं की मांग को भी प्रभावित करती है। देखो, जब इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो एक इंसान क्या करता है, उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो क्या करेगा वो, जिसको वो खरीदना चाहता है उसको खरीदारी करेगा, जिसको खरीद नहीं पा रहा था, और जिसको वो ऑलरेडी खरीद रहा था उसकी वो कम मात्रा खरीदेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता की इनकम जो होती है वो दो तरह की चीज़ों पर को प्रभावित करती है। पहला आपका आता है नॉर्मल गुड्स, जिसको बोलते हैं सामान्य वस्तुएं। ठीक है, दूसरा होता है आपका घटिया वस्तुएं। क्या होती हैं? घटिया वस्तुएं, जिसको बोलते हैं हम निम्न कोटि की वस्तुएं बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब सामान्य वस्तु क्या होती है, नॉर्मल गुड्स क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ वेरियस गुड्स इंक्रीजेज और डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। उपभोक्ता की आय, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बदलती है वैसे वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ती घटती या स्थिर रहती है। सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं वह वस्तु होती है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के साथ बढ़ने लगती है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता इन वस्तुओं को तब अधिक खरीदता है जब उनके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होते हैं। मतलब कि सामान्य वस्तु वो चीज़ें होती हैं जिन जैसे जैसे सामान्य वस्तु व्यवस्थित होती हैं, जैसे उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो खरीदारी होगी वो भी उसको ज़्यादा करना शुरू कर देगा। जैसे कि पहले इनकम उसकी $100 थी, अब कितनी होगी? $500। अब जो चीज़ें नहीं खरीद पा रहा था, जो उसको जिसके पास पुराना था या फिर जिसको हमने एक बार खरीद लिया, ठीक है, पुराने तो उसको चीज़ों को ज़्यादा बार बार, अब वो क्या करेगा, उसके पैसे ज़्यादा आ गया तो उनको खरीदारी के लिए उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, फाइन डाइनिंग, वेकेशंस पर खर्चा करना हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया। समझ आ गया आपको? ये सारी क्या है? सामान्य वस्तुएं। आप समझते हैं इन्फीरियर गुड्स, निम्न वस्तुएं। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड इंक्रीजेज एज द कंज्यूमर इनकम, डिमांड डिक्रीजेज एज द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। मतलब कि निम्न कोटि की वस्तु क्या होती है, जैसे उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो मांग होगी वो घट जाएगी। उपभोक्ता क्या करेगा? इन चीज़ों को नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर इन चीज़ों को नहीं खरीदेगा। जैसे कि पुराने कपड़े, जनरल ब्रांड प्रोडक्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मानकर पहले वो सरकारी बस का यूज़ करता था, अब क्या करेगा? अब वो के बाद कार खरीद लेगा, पैसे इनकम जैसे बढ़ गई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो मांग थी वो घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? रेमेन नूडल्स विच मोर एक्सपेंसिव मील ऑप्शन बिकॉज एक्सेसिबल। तो निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु होती है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ घटती है। मतलब कि अगर दो शब्दों में अगर बात बोला जाए, जो सामान्य वस्तु जो होती है उस उन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो इनकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम निम्न कोटि वस्तु की बात करें, इन्फीरियर गुड्स की अगर हम बात करें, तो उन वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध मतलब उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ती है, मतलब कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड होती है वो घट जाती है। अब आपको सामान्य वस्तुएं समझ आ गया आपको? ठीक है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में आपका एग्जांपल देता हूँ। पहले आपकी इनकम बहुत कम थी, ठीक है, मान के चलिए, तो आप क्या करते हैं? टोन्ड मिल्क, जिसके अंदर मिल्क मलाई यूज़ कम होती है। अगर कभी घर में फेस्टिवल होता था तो आप क्या करते थे? कभी कभार आपने डबल टोन्ड या फिर डायमंड मिल्क जो होता है जिसमें मलाई ज़्यादा निकलती है उसको आप मंगवा लिया करते। वैसे नॉर्मल बेसिस पे आप किसको यूज़ कर रहे थे? टोन्ड मिल्क को। जैसे आपकी इनकम बढ़ गई तो आप पगली आ जाओगे, बौखला आ जाओगे, तो आप फिर किसका यूज़ करने लग जाओगे?
टोन्ड मिल्क का, ये टोन्ड की टोन्ड जो मिल्क होगा उसको यूज़ करना बंद कर दो। फिर किसकी खरीदारी करोगे आप? डायमंड, जिसमें मलाई ज़्यादा निकलती है। मैं अमूल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अब समझते हैं स्वाद और पसंद। देखो इसको बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर आल्सो इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ अ गुड्स। इन केस फेवरेबल टेस्ट डिमांड्स फॉर अ द गुड विल बी हायर, इन केस अनफेवरेबल टेस्ट डिमांड फॉर अ गुड विल बी जनरली लोअर। मतलब किसी वस्तु की मांग उस वस्तु को इंसान या उपभोक्ता कितना पसंद करता है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे मान कर उपभोक्ता की पसंद या पसंद और पसंद की वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित करती है। मतलब कि जिस वस्तु को ज़्यादा पसंद करता होगा उसकी मांग घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो उस पर मेरे ख्याल से उसको फर्क नहीं पड़ता होगा, अगर उसको चाहिए तो ले लेगा वो, ठीक है। अनुकूल और वहीं अगर अनुकूल स्वाद की स्थिति में वस्तु की मांग अधिक होगी, मतलब कि अगर मान के चलो उसको उस वस्तु को वो ज़्यादा पसंद करता है, उसको चाहता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो वो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ को खरीदेगा, ठीक है, और चीज़ों को नहीं खरीदेगा लेकिन उस चीज़ को जरूर खरीदेगा। प्रतिकूल स्वाद मतलब कि अगर उस चीज़ को खरीदना पसंद नहीं करता, उसको अच्छी नहीं लगती इसको यूज़ करना, तो उसकी वो खरीदारी नहीं करेगा, ठीक है। और पांचवा आपका एग्जाम्पल है अदर्स फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब होता है कि इसको हम बोलेंगे फैशन। मान के चलो कोई भी ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में फैशन में चल रही है, वर्तमान में फैशन में चल रही कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली हाई होगी। और मान के चलो कोई ऐसी चीज़ है जो फैशन के ट्रेंड जो होता है उससे अलग होगी है, तो उसकी खरीदारी लोग कम करें और उसकी डिमांड कम होगी। मतलब कि फैशन के हिसाब से जो होता है, जो करंट ट्रेंड होगा, उन वस्तु की डिमांड अधिक होगी, और जिन वस्तु की ट्रेंड नहीं होगा, फैशन में नहीं होगी, उन चीज़ों को खरीदारी लोग कम करेंगे, उनकी मांग लोग कम करेंगे। आप समझते हैं मांग फलन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मांग फलन? मांग फलन किसको बोलते हैं, एक बार नीचे चलते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मांग फलन क्या होता है? देखो मांग फलन, इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। मतलब कि मांग फलन क्या होता है कि ये मांगी गई मात्रा और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाती है। जो आपको अपनी जितने भी फैक्टर देखे आपने, जिसमें आपका प्राइस हो गया, किसी वस्तु की कीमत जो होगी, निर्धारित वस्तुओं की कीमत होगी, संबंधित वस्तु की कीमत होगी, वस्तु की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगी, ये सारी क्या है, मांग को प्रभावित कर रही है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, रिलेटेड संबंधित वस्तुओं की प्राइस बढ़ रही है तो उस पर भी चीज़ों की वस्तुओं पर मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। तो डिमांड फंक्शन क्या कहलाता है, मांग फलन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस तरीके से किसी वस्तु की जो डिमांड होती है वो उसके जो निर्धारक तत्व होते हैं, फैक्टर्स ऑफ द कंज्यूमर जो होती है, कंजम्पशन होती है, उसको किस तरीके से प्रभावित करती है, किस तरीके से प्रभावित होती है। जैसे कि देखो, जिसमें ये डी एक्स क्या दिखा रहा है, डी एक्स दिखा रहा है आपका क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, मतलब किसी वस्तु की डी एक्स क्या दिखा रहा है, उस वस्तु की मांग दिखा रही है, इक्वल्स टू एफ, मतलब एफ मतलब होता है फैक्टर, और ये पी एक्स का मतलब क्या, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब यहाँ पर क्या, इनकम, और टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ओ का मतलब अदर अदर फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स का मतलब वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा, पी एक्स दिखा रहा है वस्तु एक्स की कीमत दिखा रही है, मतलब कोई ऐसी एग्जाम्पल एक्स कोई वस्तु है, उसके एग्जाम्पल की वस्तु ना, एक्स मतलब कोई भी ले सकते, दूध ले सकते हो, एग्जाम्पल मैं आपको, मुझे दिमाग में था नहीं तो मैंने एक्स डाल दिया, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स ले सकते हो आप। पी आर का मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत, मतलब पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई मतलब होता है इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से दिखाते हैं, हमें सबको पता ही होगा। टी मतलब होता है स्वाद और पसंद, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वो मतलब होता है अदर्स फैक्टर्स, ठीक है।
तो मांग फंक्शन क्या दिखाता है, मांग जो आपका डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है, किसी वस्तु की मांग और उसके निर्धारित तत्वों के बीच में कैसा संबंध होता है वो दिखाता है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका जो रिप्रेजेंट कैसे करता है, डी एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा वाई कॉमा टी कॉमा ओ बंद कर दीजिएगा, और यहाँ पे ई टी सी लिख दोगे तो वही सही रहेगा, ई टी सी। ठीक है, अदर एटसेट्रा और भी चीज़ें जो प्रभावित करती हैं जिनको अभी हम लिख नहीं सकते, इन तीन चीज़ें समझ लेगा धीरे धीरे आपको चीज़ें समझने आ जाएंगी। ठीक है, हाँ अब समझते हैं डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल मांग तालिका। चलो कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता ही दिया प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अपने नए लेक्चर के अंदर मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो आप जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।